मैम सबसे पहले तो आपकी हिम्मत, साहस, शक्ति और मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने जो मुकाम हासिल किया वो मुकाम हासिल करना हर आदमी के बस की बात होती नहीं। मुझे आज भी याद है मुझे आज भी याद है जब आप बत्रा पे सिनेमा पे वहां क्लास लेती थी, उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी। हाँ जी सर, आप याद है आपको। और सच कहूं तो मैं बिल्कुल भूल गई थी सर, क्योंकि आप इतना फेमस हो गए ना कि मैं। अरे मैडम, आप सब फेमस है क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन यह है कि मैं आपकी इस मेहनत को सलाम करता हूँ। मैं कई बार मैंने सोचा आपसे बात करूं, पर कुछ व्यस्तता आप जानती ही हैं। थैंक यू सर। लेकिन बहुत मतलब मैडम, सलाम है कि आप, मुझे वो सीन याद आती है जब आप बेसमेंट वाली क्लास में जाती थी, तो मैं बोलता था लोगों को, मैं कहता था यार कितनी बहादुर महिला है यार, इतनी मतलब इस अवस्था में बेचारी क्लास लेने जा रही है। और बहुत बहुत बड़ी बात है मैडम, बहुत बड़ी बात। आपने बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया, आगे भी आप करेंगे। उस समय आपका कोचिंग होता था उष्मा। जी जी, वो बेसमेंट चड्ढा साहब की कोचिंग थी, आपको याद होगा शायद। जी चड्ढा साहब कोचिंग। जी सर। तो वो एक सोनी करके वो था, शॉप वाला था। तो अब आगे का क्या प्लान बना रही है? सर आगे का प्लान बस यही है, कोशिश यही हमारी है कि मुलाकात हो जाए डीओपीटी मिनिस्टर से। और इनफैक्ट हम लोग सर बहुत कम शिक्षक गए थे कि शायद हमें 4 शिक्षक आगे जाएंगे, बाकी सब इंतजार करेंगे और डीओपीटी मिनिस्टर मिलने का, मुलाकात करने का समय तो दे ही देंगे। लेकिन फिर हम लोग को अपनी औकात समझ में आ गई कि हम लोग क्या है। अरे मैडम, कैसी बात कर रही है? चाणक्य का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में ही होता है। इस सरकार को गलतफहमी है शायद। और लेकिन मैं बस एक बात आपसे कहूंगा जी कि हम मैडम सत्याग्रह करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन ये बात कर रहा हूँ, देखिए आप लोग एक बहुत बड़े शिक्षक है इस देश के, और बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, तो सत्याग्रह एक बड़ा अच्छा विकल्प है मैडम। जी सर। और मैं कोशिश करूंगा। आप लोग शायद 6 तारीख को जंतर मंतर पे जा रहे हैं। 6 तारीख को सर अभी परमिशन मिला है, करीबन 150 टीचर का 3 घंटे के लिए परमिशन मिला है। लेकिन परमिशन भी नहीं है, वो जैसे जो रिक्वेस्ट आप डालते हैं ना, उसका आपको रिसीविंग मिल जाता है। तो वो 6 तारीख को परमिशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल वो बुक हो चुका है 6 तारीख को 3 घंटे का, सिर्फ 150 शिक्षक का। चलिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा हम आप लोगों के साथ रहे उस दिन 6 तारीख को। जी। और परमिशन की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है 150 टीचर की परमिशन मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप लोग की डीओपीटी मिनिस्टर से भी मुलाकात नहीं? नहीं नहीं सर, डीओपीटी मिनिस्टर ने मिलने का कोई समय नहीं दिया है अभी तक। क्योंकि मैडम ये व्यवस्था तो बड़ी, मतलब मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये व्यवस्था है, इससे तो बच्चे बेचारे तबाह हो जाएंगे एकदम। सर 3-4 प्रॉब्लम्स थे जो हमारा टीसीएस के साथ था, लेकिन अब क्या हुआ वो छोड़कर अब पेन पेंसिल के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं कि माउस चल जाए, सर्वर चल जाए। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम है, इनके पास अपना कोई इंफ्रा नहीं है जहां पे स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम दिला सके। और दूसरी बात, इतना बड़ा कमीशन है, अब बड़े कंपनीज को हायर करिए जिनका बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और वो सब छोड़ के हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे सर, हम लोग दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे। अब हम लोग बताइए, अब एक माउस के लिए और एक सर्वर के लिए परेशान हो, वो भी डिजिटल इंडिया में, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। मैं कल देख रहा था मैडम, मैं पूरा पढ़ रहा था, मैंने देखा कि अंडमान सेंटर भेज दिया बिहार का लड़का। अंडमान, जस्ट इमेजिन करिए सर, मतलब कोई कैसे जाएगा? 20,000 खर्च करके क्या बाई फ्लाइट जाएगा? कैसे जाएगा? और उसके बाद इनका कहना है कि नहीं, बच्चे सिंसियर नहीं है। जैसे रेलवे में 50% बच्चों ने नहीं दिया क्योंकि बाहर बाहर सेंटर दे दिया। फिर इनका कहना है कि अगर आप सिंसियर है तभी आपका फीस वापस करेंगे, नहीं तो फीस भी वापस नहीं करेंगे। रेलवे में 50% बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। और एसएससी में तो मतलब इन लोग क्या है ना, कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 600 किलोमीटर इतने दूर दे रहे हैं, इनके पास सेंटर्स नहीं है। मैडम मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, मतलब एक लड़के का तो मैसेज मैं कल उस पर मैंने बोला भी, उसका मैसेज था कि सर अब मेरे घर में कुछ बचा ही नहीं बेचने को। गोरखपुर का लड़का है, उसने कहा सर मेरे घर में कुछ बचा ही नहीं, मतलब इतना ब्याज चढ़ चुका है कि हमारा जमीन मकान सब चला जाएगा और हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सर इसमें लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले ही हैं, क्योंकि आप एग्जाम देखिए ना सर, बी, सी और डी ग्रुप के एग्जाम्स है। जो डी ग्रुप के एग्जाम्स के लिए भर रहे हैं, जो सी ग्रुप के एग्जाम्स के लिए भर रहे हैं, वो लखपति तो नहीं हो सकते,
वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं जिनको एक सरकारी नौकरी चाहिए ताकि अपने परिवार का स्थिति अच्छा कर सके। और सर वो मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका तो मिले ना। आप बताइए 3 साल के मेहनत के बाद जब वहां जा रहे हैं सेंटर्स और पता चल रहा है कि माउस में प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे वो कर पाएंगे। दूसरी बात ये प्राइवेट लोग हैं जो बहुत ही कम पूंजीवादी लोग हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े सेंटर्स है, गांव में किसी भी जगह पे एक सेंटर खोल लिया उन्होंने, तो वो अपनी दूसरी तरह से कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर्स वाले। तो सब तरफ से प्रॉब्लम होगा, ये बहुत बड़ा स्कैम बन जाएगा। इसको बहुत जल्दी से जल्दी सरकार को अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है। अच्छा मैम, आप लोग की मतलब क्या सबसे इम्पोर्टेंट मांग क्या है? सर सबसे इंपॉर्टेंट मांग तो हमारी कुछ और थी 3 महीने पहले। आप तो यही इंपॉर्टेंट मांग है कि भाई कम से कम बच्चों को 50-100 किलोमीटर के दायरे में ही उनका सेंटर पड़े ताकि वो अपने होम स्टेट में ही एग्जाम दे सके। एग्जाम में जो इंफ्रा है वो थोड़ा प्रॉपर कर दिया जाए पहले। और ये सब मांग सर, ये बेसिक चीजें हैं, ये सब मांग ही नहीं था हमारा। हमारी तो टीसीएस से कुछ और की लड़ाई थी। अब हमारे तो टीचर्स है नहीं ना मैडम? हाँ, अब तो एडिक्विटी से तो बस यही मांग है कि भैया तुम कम से कम ढंग से 1 घंटा अपना स्क्रीन तो चला दो और माउस चला दो ताकि एग्जाम दे पाए। लेकिन सर हमारी सबसे पहली मांग है कि एग्जाम सेंटर दूर नहीं होना चाहिए। दूसरी मांग है कि एग्जाम सेंटर्स जो है वो इनमें इंफ्रा अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज है वो तो आप प्रोवाइड करिए पहले, और उसके बाद की चीजें तो बाद में देखी जाएगी सर। तो आप लोग 6 को कोशिश करेंगी कि आपको किसी भी बड़े डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने दिया जाए, अपनी बात रखने दिया जाए? जी बस यही कोशिश है हमारी। तो एक्चुअली मैम क्या है ना, मैं इसलिए आप लोग के साथ नहीं आया था, उसकी मैं वजह बताऊं। हालांकि पब्लिकली मुझे नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी मैं जानता था कि मैं आऊंगा। मैं चाहता हूं कि सब एक मत हो जाए, कोई ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा ना बने, ये बच्चों का मुद्दा है। हम लोग भी यही चाह रहे हैं सर कि पॉलिटिकल मुद्दा ना हो, ये ना कहे कोई कि आपको कोई पार्टी का समर्थन प्राप्त है या कोई पार्टी है, क्योंकि आप सबसे पहले शिक्षक हैं, मैं जानती हूँ आपको। मैडम मैं इसीलिए नहीं आ रहा हूँ, बस सिर्फ एक वजह से। अगर मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता तो मैं आ जाता तुरंत। लेकिन मैं जानता हूँ जैसे मैं आऊंगा आप लोग की लड़ाई तुरंत कमजोर पड़ जाएगी जी। जैसे मैं एंटर करूंगा ना, वो तुरंत उसको पॉलिटिकल एंगल दे देंगे कि फला फला पार्टी टीचरों को इंस्टिगेट कर रही है और परेशान इनका ये कर रही है, वो उसको पूरे मुद्दे को ही चेंज कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी आप जैसे 6 तारीख को जा रहे हैं, मैं राजनीति से संन्यास लेके आप लोग के साथ लड़ाई में कूदूं, और अगर ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए चीजें लड़ाई बढ़ती है, तो फिर वही ऑप्शन है, फिर तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, फिर आप लोग के साथ कूदना पड़ेगा। फिर तो मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगा कि भैया लड़ाई ज्यादा जरूरी है, राजनीति बाद में करते रहेंगे। सर आप शिक्षक हैं और बहुत पुराने शिक्षक हैं, और मुझे सच कहे तो आपने इतना बढ़िया से याद दिला दिया ना, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से तब जानना शुरू किया जब आपने एक फेमस वायरल टीचर हो गए थे। तब आपने जैसे उष्मा कहा, मुझे बिल्कुल याद आ गया कि आप और हम तो बहुत 20 साल से जुड़े हुए हैं सर। तो हाँ, तो पहले आप शिक्षक हैं और बाद में आपने क्या रास्ता चुना वो आपका पर्सनल चॉइस था, लेकिन एज अ शिक्षक हम चाहते हैं कि आप सभी जितने टीचर्स हैं, जो सिर्फ शिक्षा जगत के ऐसे लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीब बच्चों को पढ़ाया है, हम सबका समर्थन चाहते हैं बस सर। बिल्कुल नहीं, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं और आप 6 को आपको करिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपसे बात हो, और मैम कोई भी जरूरत पड़े, मतलब आपको 2 बजे रात में लगता है कि आपको मुझे कॉल करना, प्लीज करिए। आप हमारी बहन है, और मतलब मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं जो आपको देखता हूँ, कई सारी आपकी वीडियोस सुनता रहता हूँ, आगे जैसी वीडियोस कभी लड़के भी भेजते हैं मुझे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार इस लेडी की कहानी तो मैं जानता हूँ, तुमने सुनी होगी। मैंने इस महिला को, जिसको दुर्गा का अवतार हम लोग कहते रहते हैं कि भाई दुर्गा जी ने, क्या दुर्गा जी, तो आप असली जिंदगी की दुर्गा है। आपने जो काम किया है वो बहुत बिरला भाई, आपकी जो चुनौतियां हैं वो मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, और मैंने तो देखी है कि एक प्रेग्नेंट महिला इतनी, मेरे ख्याल से 7वां या 8वां महीना उस वक्त चल रहा था, और आप उस स्थिति में डाइस पे चढ़ के जाके क्लास लेती। और मेरे साथ एक लड़का था नीरज, मैं उसको बोलता था कि एक दिन ये महिला बहुत ऊंचाई पे जाएगी। वो जब मैं आपको देखता था, नीरज एक दिन ये लेडी देखना, क्योंकि इतना कमिटमेंट है अंदर। भाई आप अगर ये कह देती कि मैं नहीं ले सकती क्लास, तो बच्चे भी उसको प्रोटेस्ट तो करते ही नहीं, आप उस स्थिति में थी ही नहीं। अगर आप क्लास में किसी दिन कह देती कि भाई अब मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं छुट्टी ले रही हूँ, तो बच्चे भी कहते ठीक है मैडम ले लो। लेकिन आपने उस दरमियान क्लास लिया, पढ़ाया, अरे बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात।
मैं 17 तारीख को मैंने क्लास लिया, 18 को मेरा बेटा हुआ। सबने कहा ऐसा कैसे, कल तो क्लास ले रही थी, और 23 को मैं वापस इंस्टीट्यूट में थी क्लास लेने के लिए। इनफैक्ट पूरा बैच सकते में था। ये कैसे, मेरे पेट में सर उस समय स्टिचेस थे, उन स्टिचेस के साथ मैं क्लास ले रही थी। तो वो सर एक दौर था जिस समय था कि कुछ करना है, एक मन में लगन था कि नहीं कुछ कर दिखाना है। और उस समय आप भी स्ट्रगल कर रहे थे, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे। आप थोड़ा बेहतर स्थिति में भी थे, हम तो बिल्कुल बेहाल स्थिति में थे। तो खैर बहुत अच्छा लगा सुन के सर, क्योंकि मेरे जैसे आपने उष्मा का नाम लिया ना, मेरे दिमाग में सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर आस्था, नीचे बेसमेंट में मेरा क्लास और आपका क्लास उष्मा, सब कुछ एकदम है ना घूम गया बिल्कुल। मैम अभी मैं वहाँ बनारस में जी हूँ, यूपी में। तो मैं परसों सुबह पहुंचूंगा दिल्ली में, पर्सनली आके आपसे आप सभी लोग मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर।